प्यारे बच्चों, आज हम लोग इतिहास पाठ 8 मौर्य साम्राज्योत्तर राज्य यानी मौर्य साम्राज्य के बाद के जो राज्य थे उस सब राज्यों के बारे में हम लोग सीखेंगे। माने इस पाठ में हम देखेंगे। ये देखिए, मौर्य साम्राज्योत्तर राज्य ईस्वी सन 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी का भारत। ये देखिए, ये भारत की वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इस तरह से जो बनाया गया है, देख रहे हैं, भारत का सीमा यहाँ से है। ये देखिए, ये इतना भारत में ही था, लेकिन अभी पाकिस्तान है। गुप्तों का साम्राज्य, गुप्तों का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था? ये देखो, रेड लाइन से बना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। आधुनिक शहरों का नाम ऐसे दिया, दिल्ली है और ये उज्जैन है, सांची, ये सब आधुनिक शहर ऐसा है, चौकोन। और ये पहले के शहर जो है वैशाली, पाटलिपुत्र, चंपा, काशी, बोध गया, तंबू, प्रयाग, दिलखंड, सांची, ये सब दिया हुआ है। तो ये एक बार ध्यान से आप लोग देख लो। और इस पाठ में हमको पढ़ना क्या है? शुंग वंश, इंडो यूनानी राजा, कुषाण राजा, गुप्त राजवंश, वर्धन राजवंश, पूर्वोत्तर भारत की राजसत्ताएँ, इतनी चीज़ों की जानकारी हमको इस पाठ में लेना है। नंबर 1, शुंग वंश। सम्राट अशोक के पश्चात मौर्य सत्ता की सामर्थ्य कम होती गई। अंतिम मौर्य नरेश का नाम बृहद्रथ था। मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने विद्रोह करके बृहद्रथ की हत्या कर दी और वह स्वयं राजा बन गया। तो बृहद्रथ को मार करके वो स्वयं राजा बन गया। इंडो ग्रीक यूनानी राजा। इस कालखंड में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर प्रदेश में यूनानी राजाओं के छोटे छोटे राज्य थे। उन राजाओं को इंडो यूनानी राजा कहते हैं। तो ये जो छोटे छोटे राज्य थे, कहाँ पर? भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर में। पश्चिमोत्तर माने इधर की तरफ, ये जो पश्चिमोत्तर की तरफ जो राज्य थे छोटे छोटे, उन राज्यों में इंडो ग्रीक यूनानी राजा कहते थे। प्राचीन भारतीय सिक्कों के इतिहास में इन राजाओं के सिक्के बहुत महत्व रखते हैं। एक ओर राजा का चित्र और दूसरी ओर देवता का चित्र। इस रूप में सिक्के ढालने की उनकी परंपरा थी। तो इस सिक्के के एक तरफ राजा का चित्र होता था और दूसरी ओर किसी देवता का चित्र बनाया जाता था। यह परंपरा कालांतर में भारत में भी प्रचलित हुई। क्योंकि इंडो ग्रीक राजाओं ने ऐसा किया, इसलिए भारत में भी इसका प्रचलन धीरे धीरे शुरू हुआ। इंडो यूनानी राजाओं में विख्यात राजा मिनेंडर था। मिनेंडर जो था इंडो ग्रीक राजा का प्रख्यात राजा बना। उसने बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ बौद्ध दर्शन पर शास्त्रार्थ किया था। मिनेंडर से तात्पर्य है मिलिंद। उसने भिक्षु नागसेन से पूछे प्रश्नों से मिलिंद पन्न ग्रंथ की निर्मित हुई। पाली भाषा में वह पन्न शब्द का अर्थ प्रश्न होता है, यानी मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद पन्न में जो है वो उद्धृत किए गए हैं, लिखे गए हैं सारे। अभी ये देखिए, उनके सिक्के, यहाँ पर ऐसे सिक्के होते थे। एक तरफ किसी देवता का चित्र होता था और एक तरफ राजा का चित्र होता था। उस समय जो राजा हुआ करता था। मिनेंडर का चांदी का सिक्का दोनों बाजू आप देख रहे हैं। कुषाण राजा, कुषाण राजाओं क्या विशेषता थी, ये देखिए। भारत में विभिन्न लोगों की टोलियां बाहर से निरंतर आती रही। उनमें मध्य एशिया में कुषाण नाम की टोलियां आई थीं। ईस्वी सन की पहली शताब्दी में उन्होंने पश्चिमोत्तर प्रदेश और कश्मीर में अपना राज्य स्थापित किया। भारत में सोने के सिक्के ढालने का प्रारंभ कुषाण राजाओं ने किया। कुषाण राजाओं ने सोने के सिक्कों को ढालने का प्रयत्न किया पहली बार भारत में। सिक्कों पर गौतम बुद्ध
सिक्कों पर गौतम बुद्ध और विविध भारतीय देवताओं की प्रतिमाओं का उपयोग करने की प्रथा कुषाण राजाओं ने प्रारंभ की। गौतम बुद्ध की प्रतिमा का उन्होंने इस पर उद्धृत किया। कुषाण राजा कनिष्क ने साम्राज्य का विस्तार किया। साम्राज्य का विस्तार कनिष्क राजा ने किया। कुषाण राजा था। सम्राट कनिष्क का साम्राज्य पश्चिम में काबुल से लेकर पूर्व में वाराणसी तक फैला हुआ था। कनिष्क के सोने और तांबे के सिक्के पाए गए। कनिष्क के कालखंड में बौद्ध धर्म की चौथी परिषद काश्मीर में आयोजित की गई थी। कनिष्क ने काश्मीर में कनिष्कपुर नामक शहर बसाया था। कश्मीर जो आज का है वहाँ पर उन्होंने कनिष्कपुर नाम का शहर एक बसाया था। श्रीनगर के समीप कामपुर नाम का गांव भी कनिष्कपुर होना चाहिए। आज माने एक कामपुर एक वहाँ पर नाम का गांव है, वो ही कनिष्कपुर होना चाहिए, ऐसा अनुमान है। कनिष्क के कालखंड में अश्वघोष नाम कवि हुआ। उसने बुद्धचरित और पद्यसूची ग्रंथ लिखे। कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध वैद्य चरक था। कनिष्क के दरबार में ये देखिए सोने के सिक्के कनिष्क द्वारा जो ढलवाए गए हैं वो इस तरह से थे। एक तरफ देवी देवता की तस्वीर है, एक तरफ राजा का। कनिष्क का सोने का सिक्का दोनों पहलू दोनों बाजू देख रहे हैं। क्या तुम जानते हो कनिष्क का सोने का सिक्का? यह सिक्का सम्राट कनिष्क ने ढाला था। इस सिक्के के दर्शनीय हिस्से पर मुख्य पक्ष यूनानी लिपि में साओ नानो साओ कनिष्की कोसानो लिखा हुआ था। इसका अर्थ राजाधिराज कनिष्क कुषाण है, माने कुषाण राजा धीराज हैं। सिक्के के पिछले हिस्से पर गौतम बुद्ध की प्रतिमा अंकित है और ये गौतम बुद्ध की प्रतिमा इस पे बनाई गई। और बगल में यूनानी लिपि में बोधो अर्थात बुद्ध लिखा हुआ है। इसके बगल में देखिए यूनानी लिपि है, आपको समझ में नहीं आएगा, वो लिखा है बोधो। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने भारत में सिक्के ढलवाए। गुप्त राजवंश ईसवी सन की तीसरी शताब्दी के अंत में उत्तर भारत में गुप्त राजवंश की सत्ता का उदय हुआ। लगभग 3 शताब्दियों तक गुप्त राजवंश सत्ता में था। 3 शताब्दी माने 300 वर्ष तक लगभग। गुप्त राजवंश के संस्थापक का नाम श्रीगुप्त था। गुप्त राजवंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विशेष रूप से उल्लेखनीय सम्राट है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ये 2 सम्राट गुप्त वंश में विशेष उल्लेखनीय थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। ठीक है, समुद्रगुप्त। गुप्त राजा चंद्रगुप्त प्रथम के कार्यकाल में गुप्तों के राज्य विस्तार का प्रारंभ हुआ। उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने आसपास के राजाओं को पराजित करके इस विस्तार को और अधिक बढ़ाया। उसके कार्यकाल में गुप्त सत्ता असम से पंजाब तक फैली हुई थी। असम से पंजाब तक, ठीक है। उसने तमिलनाडु के कांची तक का पूर्व तटीय प्रदेश भी जीत लिया था। समुद्रगुप्त के इस विजयी अभियान में उसकी सत्ता की धक सर्वत्र बढ़ गई थी। परिणामतः पश्चिमोत्तर राजाओं और श्रीलंका के राजाओं ने भी उसके साथ मित्रता की संधि कर ली थी। प्रयाग के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त का पराक्रम तथा उसके द्वारा पाई गई विजयों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह लेख प्रयाग प्रशस्त के रूप में विख्यात है। इसे इलाहाबाद प्रशस्त भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त बीड़ा वादन में प्रवीण था। समुद्रगुप्त ने विभिन्न प्रतिमाओं वाले सिक्के ढाले थे। उनमें एक सिक्का ऐसा भी है जैसा वह स्वयं। ये देखिए, ये सिक्का यहाँ पर बनाया गया है, ऐसा सिक्का ढाला गया। तो समुद्रगुप्त का यह सोने का सिक्का है। इसके दोनों बाजू जो चित्र बनाए गए हैं वो आप देख सकते हैं, दोनों पहलू में इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से समुद्रगुप्त ने सिक्के ढलवाए। समुद्रगुप्त जो था वो बीड़ा बजाने में प्रवीण था, बीड़ा वादन करता था और बीड़ा बजाते हुए दिखाई देता है। सिक्के पर भी उसकी तस्वीर जो है वो बीड़ा बजाते हुए ही निकाली गई, उकेरी गई। उस पर समुद्रगुप्त शब्द अंकित है। समुद्रगुप्त उसका नाम भी लिखा है।
अभी चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त दूसरा द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का बेटा था। उसने गुप्त साम्राज्य को पश्चिमोत्तर में बढ़ाया। उसने मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र जीत लिए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से कराया। इस तरह दक्षिण की बलशाली वाकाटक सत्ता के साथ संबंध बना लिए। दक्षिण की यह वाकाटक सत्ता बलशाली थी, तो अपनी पुत्री के विवाह करके उसे संबंध जोड़ लिए, और संबंध जोड़ने से उनके रिश्ते बेहतर हो गए। दिल्ली के निकट में हरौली में एक लौह स्तंभ है। यह लौह स्तंभ 1500 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है, फिर भी उसमें जंग नहीं लगा है। यह लौह स्तंभ प्राचीन भारतीयों द्वारा तकनीक में की गई उन्नति का प्रतीक है। इस लौह स्तंभ पर अंकित लेख में चंद्र नामक राजा के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि यह लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय के कालखंड का है। चंद्रगुप्त द्वितीय के कालखंड का है, क्योंकि उसमें चंद्र नामक राजा का उल्लेख उस पर लौह स्तंभ पर पाया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के कालखंड में बौद्ध भिक्षु फाहियान चीन से भारत में आया था। उसने अपनी भारत यात्रा का वर्णन रखा है। उसमें गुप्त साम्राज्य की उत्तम राज्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये फाहियान जो था चीनी यात्री, वो आया था भारत, और उसने अपने किताब में, पुस्तक में गुप्त वंश की माने बड़ाई की है। क्या लिखा उसने? भारत में चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था। अपने यात्रा वर्णन में उसने गुप्तकालीन समाज जीवन को चित्रित किया है। वह कहता है, भारत में बड़े बड़े और समृद्ध नगर हैं। इन नगरों में यात्रियों के लिए अनेक धर्मार्थ संस्थाएं हैं। नगरों में अस्पताल हैं। वहाँ निर्धनों के लिए निःशुल्क वैद्यकीय सेवाएं उपलब्ध होती थी। भव्य विहार और मंदिर हैं। लोगों को व्यवसाय चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता है। लोगों के कहीं भी जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। सरकारी अधिकारियों एवं सैनिक को नियमित रूप से वेतन दिया जाता है। यहाँ के लोग शराब का सेवन नहीं करते, हिंसा नहीं करते। गुप्त राज्य प्रशासन सुचारू रूप से चलाया जाता। मैंने गुप्त वंश की उसने प्रशंसा की है, और जो विशेषता थी गुप्त वंश की उसने अपने लेख में लिखा है। तो इस तरह से उसने, चीनी यात्री फाहियान ने गुप्त वंश की प्रशंसा के रूप में अपनी पुस्तक में तमाम बातें लिखी। अभी हम देखेंगे वर्धन राजवंश। गुप्त साम्राज्य का प्रभाव कम होने पर उत्तर भारत में कई राज्यों का उदय हुआ। उनमें से एक वर्धन राजवंश था। दिल्ली के निकट थानेसर नामक स्थान पर प्रभाकर वर्धन नाम का राजा राज्य करता था। उसने वर्धन राजवंश की स्थापना की। हर्षवर्धन उसका बेटा था। हर्षवर्धन ने वर्धन साम्राज्य का विस्तार, यही हर्षवर्धन जो है, ये वर्धन साम्राज्य का एक बहुत प्रचलित राजा था। इसने बहुत अच्छे अच्छे काम भी लोक हितकारी किए। हर्षवर्धन ने वर्धन साम्राज्य का विस्तार किया। उसके कार्यकाल में वर्धन साम्राज्य का विस्तार उत्तर में नेपाल, दक्षिण में नर्मदा नदी, पूर्व में असम और पश्चिम में गुजरात तक फैला था। प्राचीन असम को कामरूप कहते हैं। आज जो असम है हमारे देश में, असम एक प्रांत है, उसको हम कामरूप कहते थे प्राचीन इतिहास से पहले। वहाँ का राजा भास्कर वर्मन से उसके मित्रता के संबंध थे। हर्षवर्धन ने अपना राजदूत चीनी दरबार में भेजा था। हर्षवर्धन ने चीन के सम्राट के साथ मित्रता के संबंध प्रस्थापित किए थे। उसने अपनी राजधानी कन्नौज में प्रस्थापित की। कहाँ बनाया उसने अपनी राजधानी? कन्नौज। कन्नौज एक नगर है, वहाँ पर बनाया। उसके कार्यकाल में व्यापार में वृद्धि हुई। हर्षवर्धन राज्य की आय का बहुत बड़ा हिस्सा प्रजा के हितों के लिए उपयोग में लाता था। प्रत्येक 5 वर्ष में वह अपनी संपूर्ण संपत्ति को प्रजा में दान कर देता था। माने हर 5 वर्ष पर वह अपनी सारी संपत्ति प्रजा में दान कर देता था और फिर से अपनी संपत्ति हीन हो जाता था। इसका मतलब वो बहुत दयालु राजा था। प्रजा के हित के लिए तत्पर रहता था और प्रजा पर बहुत अच्छे ढंग से अपनी प्रजा को ध्यान देता था, क्योंकि हर 5 वर्ष में जो संपत्ति वो अर्जित करता था
अपनी प्रजा में दान कर देता था। तो इसका मतलब वो बहुत ही दयालु राजा था और अपनी प्रजा के प्रति हितकारी था। हर्षवर्धन के दरबार में राजकवि बाणभट्ट था। उसने हर्षवर्धन के जीवन पर हर्षचरित नामक ग्रंथ लिखा। उसी के आधार पर हर्षवर्धन के कार्यकाल की जानकारी प्राप्त होती है। कौन सा उसने किताब लिखा? हर्षचरित। हर्षचरित माने हर्ष का चरित्र, राजा हर्ष का। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। उसने अन्य धर्मों को भी उदार प्रश्रय दिया था। हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत नाटक लिखे, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ये 3 उन्होंने संस्कृत में नाटक लिखे थे। उसके समय में युवान स्वांग नामक बौद्ध भिक्षु चीन से भारत आया था। उसने संपूर्ण भारत में भ्रमण किया। वह नालंदा विश्वविद्यालय में 2 वर्ष रहा था। चीन में जाने के पश्चात उसने बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। यानी इन बौद्ध ग्रंथों से जो जानकारी उन्होंने जुटाई वो ले जाकर के चीन में उसने प्रचारित किया और चीनी भाषा में उसका ट्रांसलेशन किया, अनुवाद किया, और ताकि चीन के लोग भी भारत को समझ सकें, बौद्ध धर्म को समझ सकें। पूर्वोत्तर भारत की राजसत्ताएं। पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर प्रदेश की उलूपी राजकन्या का विवाह अर्जुन के साथ हुआ। यह कथा महाभारत में उल्लिखित है। महाभारत देखते हो तो उसमें देखिए, पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर प्रदेश की राजकन्या के विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। ठीक है। ईसवी सन 4वीं शताब्दी, ये देखो, ये युवान स्वांग है जो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, चीनी है। क्या तुम जानते हो युवान स्वांग ने संपूर्ण भारत में भ्रमण किया। उसने महाराष्ट्र के लोगों के बारे में बड़े गौरवपूर्ण शब्द कहे हैं। वह कहता है, महाराष्ट्र के लोग स्वाभिमानी हैं। उन पर कोई उपकार करे तो वे सदैव उस उपकार को याद रखते हैं, परंतु यदि कोई उनका अपमान करे तो वे उसे छोड़ते नहीं हैं। अपने प्राणों की परवाह न कर वे संकटग्रस्तों की सहायता करते हैं, शरणागत के साथ विश्वासघात नहीं करते। महाराष्ट्र के लोगों के विषय में उसने ये जानकारी दी है कि महाराष्ट्र के लोग इस तरह से होते हैं। ठीक है। अभी आगे देखिए, ये देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय, ये हमारे देश का पहला विश्वविद्यालय था। ठीक है। और ये उस समय यहाँ बहुत सारे छात्र, देश विदेश तक के छात्र यहाँ पढ़ते थे। कामरूप राज्य का उदय हुआ। पुष्यवर्मन कामरूप राज्य का संस्थापक था। इसका उल्लेख इलाहाबाद में समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित स्तंभालेख में मिलता है। कामरूप राजाओं ने अनेक उकेरे हुए लेख पाए जाते हैं। महाभारत और रामायण महाकाव्यों में कामरूप का उल्लेख प्रागज्योतिष नाम से हुआ है। प्रागज्योतिषपुर उस राज्य की राजधानी थी। तो वही प्रागज्योतिषपुर उस राज्य की राजधानी थी कामरूप की। कामरूप आज का असम प्रांत है। प्रागज्योतिष के तात्पर्य वर्धमान असम राज्य के गुवाहाटी शहर से। असम की राजधानी क्या है? गुवाहाटी। तो वही शहर है तो कामरूप। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक में उसका उल्लेख किरहादिया अर्थात किरात लोगों का प्रदेश रूप में किया गया। किरातों का प्रदेश ऐसा करके उन्होंने उस प्रदेश को संबोधित किया है। कामरूप राज्य का विस्तार ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी, भूटान, बंगाल के कुछ क्षेत्र और बिहार के कुछ हिस्से में हुआ था। पूर्वोत्तर भारत के कामरूप राज्य में युवान स्वांग गया था। उस समय भास्कर वर्मन वहाँ का राजा था। भास्कर वर्मन के राज्यकाल में वो वहाँ पर गया था। इस पाठ में हमने मौर्योत्तर काल के उत्तर भारत और वहाँ की विभिन्न राजसत्ताओं का परिचय प्राप्त किया। साथ ही हमने यह भी देखा कि उस समय पूर्वोत्तर भारत में क्या परिस्थिति थी। अगले पाठ में हम समकालीन दक्षिण भारत की राजसत्ताओं का परिचय प्राप्त करेंगे। तो ये नेक्स्ट पाठ के लिए थोड़ा सा आपको इंटरकनेक्टिविटी माने पाठ को जोड़ने के लिए कहा गया है। तो इस पाठ में हमने ये देखा कि कितनी राजसत्ताएं और उत्तर के बाद भी हमारे यहाँ थी। भारतीय परंपरा के अनुसार प्राचीन समय में कश्मीर का नाम क्या था? कश्यपपुर।
यूनानी इतिहासकारों ने कश्यपपुर का उल्लेख कैस्पेपिरास, कैस्पेटिरोक और कैस्पेरिया के रूप में किया है। महाभारत के समय में वहाँ कंबोज राजवंश का राजा राज करते थे। सम्राट अशोक के कार्यकाल में कश्मीर मौर्य साम्राज्य में विलीन हुआ था। ईस्वी सन 7वीं शताब्दी में कश्मीर में कारकोट राजवंश का उदय हुआ। कल्हड़ ने अपने राजतरंगड़ी ग्रंथ में इसकी जानकारी दी। कल्हड़ ने लिखा है राजतरंगड़ी, तो उसमें इसके प्रदेश के रूप में जानकारी दी। अभी देखेंगे, प्रश्नोत्तर देख लें। भारत में सोने के सिक्के ढालने का प्रारंभ करने वाला राजा कुषाण राजाओं ने किया। सबसे पहले कनिष्क द्वारा कश्मीर में बसाया गया शहर कनिष्कपुर। वीणा वादन में प्रवीण था समुद्रगुप्त। कामरूप से तात्पर्य है वर्तमान समय में असम के गुवाहाटी शहर को कामरूप कहा जाता है। पाठ में दिए गए मानचित्र का निरीक्षण करके गुप्त साम्राज्य के आधुनिक शहरों के नाम और सूची बनाओ। तो ये जो है पाठ में दिए गए मानचित्र का निरीक्षण करो और गुप्त साम्राज्य के आधुनिक शहरों के नामों की सूची बनाओ। ये शहरों की ये जो मानचित्र दिया हुआ है इसमें देखिए, ये गुप्त साम्राज्य है, तो इसमें आधुनिक शहर क्या है, आधुनिक शहरों की और प्राचीन शहर क्या है, इंद्रप्रस्थ दिल्ली, वैशाली, पाटलिपुत्र, चंपा, बोधगया, ताम्रलिप्ति, काशी, प्रयाग, बुंदेलखंड, सांची, मालवा, बल्लभी, भरूच, ये सब शहर हैं। तो इसका सबका तुम आपको नाम लिखना है, ठीक है। विचार विमर्श करो और लिखो। सम्राट कनिष्क के बारे में आपको लिखना है। तो सम्राट कनिष्क जो है वो इधर है, ये जो है यहाँ पर देखिए पेज 37, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है। कनिष्क का साम्राज्य पश्चिम में काबुल से लेकर पूर्व में वाराणसी तक फैला हुआ था। कनिष्क के सोने और तांबे के सिक्के पाए गए। कनिष्क के कालखंड में बौद्ध धर्म की चौथी परिषद कश्मीर में आयोजित की गई थी। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नाम का शहर बसाया। ठीक है, यहाँ तक लिख देंगे। तो महरौली का लौह स्तंभ, तो देखिए इधर है पेज 38 पर। दिल्ली के निकट महरौली में एक लौह स्तंभ है। यह लौह स्तंभ 1500 वर्षों से अधिक प्राचीन है, फिर भी उसमें जंग नहीं लगा। यह लौह स्तंभ प्राचीन भारतीयों द्वारा तकनीक में की गई उन्नति का प्रतीक है। इस लौह स्तंभ पर अंकित लेख में चंद नामक राजा के उल्लेख का आधार माना गया है। यह लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय के कालखंड का है। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर पाठ में उल्लिखित विभिन्न ग्रंथों और ग्रंथकारों के नाम की सूची बनाओ। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है। हर्षवर्धन ने 3 ग्रंथ लिखे संस्कृत में। हर्षवर्धन ने 3 ग्रंथ लिखे, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। ये तीनों संस्कृत में लिखे हैं। अश्वघोष ने लिखा है बुद्धचरित, वज्रसूची, और बाणभट्ट ने लिखा है हर्षचरित। तो ये इस पाठ में आए हैं। 5वां प्रश्न है, गुप्त राजवंश और वर्धन राजवंश की तुलनात्मक तालिका निम्न मुद्दों का आधार तैयार। यहाँ पर देखो मुद्दे दिया है, और गुप्त वंश और वर्धन राजवंश। तो संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का श्रीगुप्त था, वर्धन राजवंश का प्रभाकर वर्धन था। राज्य विस्तार असम से पंजाब तक गुप्त वंश तमिलनाडु तटीय भाग जीता था, और वर्धन राजवंश नेपाल, दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पूर्व में असम, पश्चिम में गुजरात, ये इतना जीते थे। कार्य इनका क्या है? गुप्त वंश में दिल्ली के निकट महरौली में लौह स्तंभ बनाया था, और वर्धन राजवंश प्रजा का हितकारी था। 5 वर्षों में संपत्ति का दान कर देता था, यानी प्रजा के ऊपर बहुत ध्यान देता था। तो ये हो गया इसके कार्य। तो तीनों शब्द पहेली में आप देखिए, ये जो है मैंने यहाँ लिख दिया है। ये समुद्रगुप्त
द्वितीय, और ये समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, प्रियदर्शिका, कामरूप, मिनेंडर, चरक, प्रभावती, वर्धन, फाहियान। तो इतना हमने भर दिया है। एक चीज़ ये जो है पहला, ये इसे मैच नहीं कर रहा है, तो देखेंगे अगर ये हम कहीं से इसमें आ सकता है समुद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है, उसमें 6 लेटर 8 लेटर, इसलिए इसमें बैठ नहीं रहा है। हम देखेंगे बाद में तो आपको बताएंगे। फिलहाल इतना आप भर दीजिए, ठीक है। तो ये प्रश्न उत्तर आप लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया है सबसे सामने। समुद्रगुप्त, चंद्र, कामरूप, हर्षवर्धन, मिनेंडर, प्रियदर्शिका, श्रीगुप्त, प्रभावती, फाहियान, चरक। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं।